कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो टॉपिक है आपका वेल्डिंग। वेल्डिंग इज ए सब्जेक्ट इन योर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। वेल्डिंग आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन योर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट यही है और इसी में हमारे जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं दैट आर द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ओनली, कि किस टाइप के प्रोडक्ट को हम किस टाइप की वेल्डिंग से प्रोड्यूस करते हैं, किस टाइप के जॉइनिंग प्रोसेस में हम कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस यूज में लेते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं अभी कि व्हाट डू यू मीन बाय वेल्डिंग, वेल्डिंग मतलब क्या होता है, तो आपके मन में ये चीज आ रही होगी सर वेल्डिंग इज ए प्रोसेस जिसमें हम दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम वो जोड़ते कैसे हैं? तो आपने अपनी जो डेली लाइफ में जो वेल्डिंग प्रोसेस देखा है उसमें आपने देखा होगा कि विद द हेल्प ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करते हैं? वेल्डिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो हमें क्या चाहिए? एक्चुअली हमें चाहिए कि टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेम्परेचर बाय एनी मीन। चाहे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके टेम्परेचर इंक्रीज कीजिए, चाहे आप कोई केमिकल रिएक्शन का यूज करके टेम्परेचर इंक्रीज कीजिए, चाहे आप फ्रिक्शन का यूज करके टेम्परेचर इंक्रीज कीजिए। एट लास्ट जो हमारा एम होता है ना वेल्डिंग में, वो क्या होता है? वो वेल्डिंग में जो एम होता है दैट एम इज द इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? जिन भी दो ऑब्जेक्ट्स को आप ज्वाइन करना चाहते हो वो आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जो वर्कपीस को हम जोड़ रहे हैं उन दोनों वर्कपीस का मटेरियल सेम होता है या डिफरेंट? I'm asking you the question that we are doing the welding for two different objects. The material of the object should be same or different, or it may be same or different. उन दोनों का मटेरियल सेम होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए या सेम या डिफरेंट हो सकता है। दिस इज द क्वेश्चन कि वेल्डिंग करने में मटेरियल सेम होना मैंडेटरी है या नहीं है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट यह मैंडेटरी नहीं है कि हम सिमिलर मटेरियल को ही वेल्ड करें। हम डिसिमिलर मटेरियल को भी वेल्ड कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। हम डिसिमिलर मटेरियल को भी क्या कर सकते हैं? वेल्ड कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सिमिलर मटेरियल के ऑब्जेक्ट्स को ही वेल्ड किया जाए। समटाइम्स हम डिसिमिलर मटेरियल को भी हम वेल्ड कर सकते हैं। सो क्वेश्चन में भी that if we want to weld the two dissimilar material then what will happen? Nothing will happen, it will be welded। उसमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। वो आपका जैसे जनरली जो ऑब्जेक्ट्स वेल्ड होते हैं उसी तरीके से वेल्ड होगा। क्लियर है? अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि वेल्ड करने के लिए क्या हीट की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है? क्या ओनली हीट से ही वेल्डिंग होती है? हीट एंड टेम्परेचर आर टू डिफरेंट थिंग। इफ यू स्टडीड द थर्मोडायनेमिक्स केयरफुली तो आपको पता होना चाहिए हीट अलग चीज होता है, टेम्परेचर अलग चीज होता है। तो जो हम वेल्डिंग परफॉर्म करते हैं जिसमें हम सिमिलर और डिसिमिलर मटेरियल को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं उसमें हम या तो हीट का यूज करते हैं या हीट का हम यूज नहीं करते। तो जब हम हीट का यूज नहीं करते तो हम टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करेंगे? सर हम फ्रिक्शन से टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। किससे इंक्रीज कर सकते हैं? फ्रिक्शन से टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। हम केमिकल रिएक्शन से टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। हम बाय अप्लाइंग द प्रेशर की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। क्या इंक्रीज कर सकते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं सर? जोड़ सकते हैं। अब जो हम वेल्डिंग में बात करने वाले हैं उसको मैं आगे बढ़ाने से पहले आपको एक दो टर्मिनोलॉजी यूज में ली जाएगी वेल्डिंग में, उसके बारे में बताना चाहता हूं। जो आपकी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी होगी वो टर्मिनोलॉजी होगी आपकी बेस मेटल। जो सेकंड टर्मिनोलॉजी होगी वो होगी आपकी फिलर मेटल। वो क्या होगी? फिलर मेटल। ठीक है, तो इन दोनों को हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि ये जो चीज है ना, ये चीज मैं क्या करूंगा जब भी मैं वेल्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं बार बार रिपीट करने वाला हूँ। ये वर्ड आपके सामने बार बार आने वाले हैं तो आपको इनको ध्यान रखना पड़ेगा। बेस मेटल क्या होता है? सबसे पहले मैं ये पता होना चाहिए व्हाट इज द बेस मेटल। जिस मटेरियल की हम वेल्डिंग कर रहे हैं उस मटेरियल को हम कहते हैं बेस मेटल। उसको हम क्या कहते हैं? बेस मेटल। जिस भी हम मटेरियल के ऑब्जेक्ट्स की वेल्डिंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बेस मेटल कहते हैं। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है आपका जो बेस मेटल होता है ज्यादा मेल्ट हो जाता है और ज्यादा मेल्ट हो जाने के कारण क्या होगा? आपकी वेल्डिंग इनसफिशिएंट होगी, आपकी वेल्डिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, वेल्डिंग में डिफेक्ट्स रह जाएंगे। तो अगर हमें एक्स्ट्रा मेटल की रिक्वायरमेंट हो तो हम फिलर मेटल का यूज करते हैं। ठीक है, फिलर मेटल इज सप्लाइड एक्सटर्नली इन द वेल्ड पूल। जो आपका मेल्ट किया हुआ मेटल होगा उसमें हम क्या
करेंगे, फिलर मेटल की सप्लाई करेंगे और ये फिलर मेटल भी क्या हो जाएगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर को रेडी करेगा जो कि आपकी वेल्ड जॉइंट की स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जिसकी हम वेल्डिंग कर रहे हैं वो बेस मेटल होता है और अगर हमें एक्सेस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो हम फिलर मेटल यूज में लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि फिलर मेटल क्या होना चाहिए। जनरली जो फिलर मेटल होता है ये वही लिया जाता है जिस मटेरियल की आप वेल्डिंग कर रहे होते हो। Suppose if you are doing the welding of the steel, then the filler metal will be also steel. If you are doing the welding of the mild steel, then the filler metal will be also mild steel. अगर आप कॉपर की वेल्डिंग कर रहे हो तो फिलर मेटल भी क्या होगा, कॉपर होगा। तो यहां तक आपको पता चल गया होगा what do you mean by welding। और वेल्डिंग में ये जरूरी नहीं है कि सिमिलर मेटेरियल ही हो, डिसिमिलर मेटेरियल को भी हम वेल्डिंग कर सकते हैं। तो आओ अब हम बात करते हैं कि जो हम वेल्डिंग करते हैं उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी द व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द वेल्डिंग, व्हाट आर द एडवांटेज of the welding process. So first of all we are going to study the advantages of the welding process. It is very important। अब मैं आपसे पूछूंगा और आप आंसर दोगे और उन्हीं आंसर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर एडवांटेज लिखता जाऊंगा। पहला मैं बोलना चाहता हूं कि जो हम वेल्ड जॉइंट प्रोड्यूस करते हैं उसकी स्ट्रेंथ बेस मेटल से ज्यादा होती है या कम। आप खुद मुझे बताइएगा, जिन दो वर्कपीसों को हम जोड़ना चाहते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बेस मेटल से ज्यादा होती है, कम होती है या उसके बराबर होती है। नाउ थिंक अबाउट इट। 10 सेकंड्स के लिए सोचने की कोशिश कीजिए। यार दो वर्कपीस को जोड़ा, उसकी स्ट्रेंथ जिन वर्कपीस को जोड़ा उनकी स्ट्रेंथ से ज्यादा होगी या कम। मैं बता देता हूं, जो भी हम वेल्ड करते हैं तो जो वेल्डिंग जॉइंट की जो स्ट्रेंथ होती है, द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्डिंग जॉइंट शुड बी मोर देन और इक्वल्स टू स्ट्रेंथ ऑफ द बेस मेटल। ऐसा कैसे हो गया सर, ऐसा कैसे हो गया? हम तो सोचते थे कि वेल्डिंग करने से वर्कपीस वीक हो जाता है। आप जिन ऑब्जेक्ट्स को जोड़ते हो अगर हमने उनकी वेल्डिंग की है तो उनकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज द मिथ। ये हम बचपन से सोचते आते हैं कि हमने किसी दो ऑब्जेक्ट्स को अगर वेल्डिंग से जोड़ा है तो अगर हमने उस पर ज्यादा फोर्स लगा दिया तो वो टूट जाएगा। ऐसा हम सोचते हैं, हमारे घर में भी कहते हैं कि यार ये इसकी वेल्डिंग की हुई है, इस पर ज्यादा फोर्स मत लगाओ, ये टूट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वेल्डिंग करने से जो स्ट्रेंथ होती है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होती है, वो हमेशा या तो बेस मेटल के बराबर होगी या बेस मेटल से ज्यादा होगी, या बेस मेटल से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि जो वेल्डिंग प्रोसेस होता है क्या उससे लीक प्रूफ जॉइंट बनते हैं? बताइए। जो वेल्डिंग जॉइंट होता है उससे क्या लीक प्रूफ जॉइंट बनते हैं? सर लीक प्रूफ जॉइंट बनते हैं। कंटेनर देखिए, आपका गैस सिलेंडर देखिए, गैस सिलेंडर में भी वेल्डिंग होती है, उससे लीक प्रूफ जॉइंट बनता है। तो अगर मैं बात करता हूं वेल्डिंग के सेकंड एडवांटेज की, वेल्डिंग से लीक प्रूफ जॉइंट बन सकते हैं। वेल्डिंग से लीक प्रूफ जॉइंट बनते हैं। क्या बनते हैं? लीक प्रूफ जॉइंट बनते हैं। दिस इज द ओनली वन फैब्रिकेशन प्रोसेस जिससे लीक प्रूफ जॉइंट बनते हैं। अगर आप दूसरे फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात करते हैं, नट बोल्ट की बात करते हैं, रिवेटेड की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? रिवेटेड जॉइंट की बात करते हैं, उनसे लीक प्रूफ जॉइंट नहीं बनता है। लीक प्रूफ जॉइंट सिर्फ और सिर्फ किससे बनता है? सर वेल्डिंग से बनता है। किससे बनता है? वेल्डिंग से बनता है। अब अगर मैं बात करता हूं कि वेल्डिंग से जो जॉइंट बनते हैं वो कैसे होते हैं? सर परमानेंट जॉइंट होते हैं। कैसे जॉइंट होते हैं? परमानेंट जॉइंट होते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि परमानेंट जॉइंट किस फैब्रिकेशन से प्रोड्यूस किए जाते हैं तो वेल्डिंग, आवर आंसर विल बी वेल्डिंग। सर ये तो बहुत आसान है। बिल्कुल, ये सब्जेक्ट ही ऐसा ही है, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना जैसे वैसा ही ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसको बिल्कुल हमें हल्के में लेके पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वेल्डिंग सब्जेक्ट है, प्रोडक्शन सब्जेक्ट है, इसको ज्यादा सीरियस होकर पढ़िए, नहीं, बिल्कुल चिल माइंड होके पढ़िए और अपने चारों ओर इन सब्जेक्ट्स की एप्लीकेशन को ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपको ये सब्जेक्ट बिल्कुल याद हो जाएगा। जैसे आप कहीं रास्ते से गुजर रहे होगे, आपने वेल्डिंग प्रोसेस देखा हो, कुछ आपने गैस सिलेंडर देख लिया हो, ठीक है, आपने गेट देख ली हो, जो भी मैं डिफरेंट आपको प्रोसेस बताऊंगा, आपने मान लो रेल की वेल्डिंग होते हुए देख लिया हो, तो जब
जब आप उन वेल्डिंग प्रोसेस को देखोगे तो आपको ये वेल्डिंग सब्जेक्ट याद आ जाएगा और वैसे ही आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि वो जो वेल्डिंग ऑपरेशन हो रहा है उसका नाम क्या है। ठीक है, सो दिस इज ए मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। प्रोडक्शन आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें बिल्कुल भी एजम्पशन नहीं है। परमानेंट जॉइंट्स आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द वेल्डिंग, विद द हेल्प ऑफ द वेल्डिंग। और एक एडवांटेज तो मैंने आपको बातों में बता दिया था पहले ही क्वेश्चन में कि हम विद द हेल्प ऑफ द वेल्डिंग सिमिलर एंड डिसिमिलर मटेरियल को भी हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। सिमिलर एंड डिसिमिलर मटेरियल को भी क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो आप मटेरियल को यूज में ले रहे हो वो सेम हो, आप डिसिमिलर मटेरियल के भी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इतने अच्छे अच्छे एडवांटेज होने के बाद भी इनके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज जरूर हैं। और वो डिसएडवांटेज क्या है उनकी बात मैं करता हूं। अगर मैं आपको कहता हूं कि आप वेल्डिंग कर दो तो कर दोगे क्या? बिल्कुल नहीं सर, हम कैसे कर देंगे, हमें तो करनी ही नहीं आती। यही तो डिसएडवांटेज है, यही तो डिसएडवांटेज है कि हमें जब वेल्डिंग करनी होती है तो हम खुद तो नहीं कर सकते, हम तो खुद नहीं कर सकते। तो वेल्डिंग हम किससे करवाते हैं सर? हम टेक्नीशियन से करवाते हैं। हम किससे करवाते हैं? टेक्नीशियन से करवाते हैं, वेल्डर से करवाते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं डिसएडवांटेज की, तो हमें जो वर्कर चाहिए वो वेल स्किल्ड होना चाहिए। वेल स्किल्ड टेक्नीशियन, वेल स्किल्ड ऑपरेटर लिखिए, टेक्नीशियन मीनिंग अलग हो जाएगा। वेल स्किल्ड ऑपरेटर रिक्वायर्ड, सो दिस इज द डिसएडवांटेज। ऐसा नहीं है आप अपने घर पे मशीन ले आओगे वेल्डिंग कर दोगे, बिल्कुल नहीं सर, हम तो कर ही नहीं सकते। दिस इज द डिसएडवांटेज, आप नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल भी उसकी वेल्डिंग नहीं कर सकते हो। अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होने से आपके वर्कपीस में हीट जनरेट होगी। क्या जनरेट हो गई? हीट जनरेट होगी और आपके वर्कपीस में एक बन जाएगा हीट अफेक्टेड जोन। क्या बन जाएगा? हीट अफेक्टेड जोन। हीट अफेक्टेड जोन का मतलब क्या है? क्या आपके पूरे वर्कपीस का टेम्परेचर यूनिफॉर्मली इंक्रीज हुआ था? बिल्कुल नहीं सर। जहां पर हम जॉइंट प्रोड्यूस करना चाहते थे ना, वहां पर टेम्परेचर यूनिफॉर्मली इंक्रीज हुआ था, लेकिन पूरे वर्कपीस में, आपका वर्कपीस में टेम्परेचर यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हुआ। देयर विल बी अ टेम्परेचर डिफरेंट जहां पर आप जॉइंट प्रोड्यूस कर रहे हो एंड एट द अदर एंड ऑफ द वर्कपीस, एंड ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस द प्रॉपर्टी ऑफ योर ऑब्जेक्ट विल नॉट यूनिफॉर्म। द प्रॉपर्टी ऑफ योर ऑब्जेक्ट विल नॉट यूनिफॉर्म। अगर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हीट अफेक्टेड जोन से क्या होगा? प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। हीट अफेक्टेड जोन से क्या होगा सर? प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी। एक और इसी में डिसएडवांटेज छुपा है, इसी में डिसएडवांटेज छुपा है कि जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है और रेट ऑफ कूलिंग डिफरेंट होती है। रेट ऑफ कूलिंग क्या होती है? डिफरेंट होती है। अगर यूनिफॉर्म टेम्परेचर होगा तो आराम से अचानक से एक साथ ठंडा होगा, लेकिन कहीं बीच में टेम्परेचर ज्यादा है, कहीं टेम्परेचर कम है, तो नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग के कारण क्रैक्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। क्या प्रोड्यूस हो सकते हैं सर? क्रैक्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। सो दीज आर द 3 डिसएडवांटेज ऑफ योर वेल्डिंग ऑपरेशन। दीज आर द 3 डिसएडवांटेज योर वेल्डिंग ऑपरेशन। इसको आपको याद रखना है। इसको क्या रखना है? आपको याद रखना है। पहला क्या है कि सर हम खुद वेल्डिंग नहीं कर सकते, वेल्ड टेक्नीशियन चाहिए। सर वेल्डिंग में क्या होगा? हीट अफेक्टेड जोन प्रोड्यूस हो जाएगा और टेम्परेचर डिफरेंट होने के कारण, नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग होने के कारण क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे? क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्रैक मतलब जो आप वेल्ड जॉइंट बनाना चाहते हो उसके अंदर क्रैक प्रोड्यूस होंगे। कहां प्रोड्यूस होंगे? उसके अंदर क्रैक प्रोड्यूस होंगे। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं क्लासिफिकेशन ऑफ द वेल्डिंग प्रोसेस। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। तो देखिए क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि हम कौन कौन से वेल्डिंग प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, तो बने रहिए। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप की वेल्डिंग होती है और इन वेल्डिंग को हम किस टाइप से क्लासिफाई करते हैं। तो जो मैं फर्स्ट टाइप क्लासिफिकेशन लिखने वाला हूं वो क्लासिफिकेशन है दैट इज सॉलिड वेल्डिंग। दैट इज सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। विच वेल्डिंग? सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को हम कहते हैं ऑटोजीनियस। क्या कहते हैं? ऑटोजीनियस कहते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब मैं लिखने वाला हूं लिक्विड स्टेट। विच स्टेट? लिक्विड स्टेट
वेल्डिंग। विच वेल्डिंग? लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। ठीक है, इसमें आपके मटेरियल मेल्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में मटेरियल मेल्ट नहीं होगा। नाम से ही समझ आ जाना चाहिए यार, सॉलिड स्टेट में ही वेल्डिंग कर दी, लिक्विड स्टेट में ही वेल्डिंग कर दी। क्यों कर दी? अब हम देखेंगे कैसे कर दी और क्यों कर दी। ऑटोजीनियस, दिस इज द ऑटोजीनियस, दिस इज द ऑटोजीनियस। चलो मैं इसमें ब्रैकेट नहीं लगाता हूं, इट विल बी गुड फॉर यू, क्योंकि अब हम इसके नीचे इनके एग्जाम्पल भी लिखने वाले हैं। लिक्विड स्टेट को हम कहेंगे होमोजीनियस। लिक्विड स्टेट को हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस कहेंगे। क्या कहेंगे? होमोजीनियस। बोलेंगे मेरे साथ, लिक्विड स्टेट को हम क्या कहेंगे सर? होमोजीनियस कहेंगे। क्या कहेंगे? होमोजीनियस। क्या कहने वाले हैं? होमोजीनियस कहने वाले हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं देखो आपको क्या बताने वाला हूं, इट इज अ वेरी गुड थिंग। लिक्विड प्लस सॉलिड स्टेट। क्या सर ये क्या बता दिया आपने? ऐसा आपने देखा है? इसमें होने वाली वेल्डिंग आपने अपनी लाइफ में जरूर देखी है, कभी ना कभी उसका यूज तो किया ही है, श्योर किया है। मैकेनिकल इंजीनियर्स, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट को हम क्या कहेंगे? अगर लिक्विड स्टेट होमोजीनियस है तो लिक्विड पर सॉलिड स्टेट क्या होगा? हेट्रोजीनियस। क्या होगा? हेट्रोजीनियस। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आई एम सॉरी। So now come to the liquid state. लिक्विड स्टेट को और हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज ए फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। इट इज ऑल्सो नोन एज ए फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। बोलेंगे मेरे साथ, फ्यूजन फ्यूजन फ्यूजन। क्या बोलेंगे? फ्यूजन। अब मैं बात करता हूं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की। किसकी? सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में जो आपका सबसे पहला वेल्डिंग का टाइप होता है, दैट इज एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। विच वेल्डिंग? एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। सर एक्सप्लोजिव मतलब तो होता है धमाका, एक्सप्लोज होना, किसी ना किसी आपके एक्सप्लोजिव मटेरियल का एक्सप्लोड होना। क्या उससे भी वेल्डिंग होती है? बिल्कुल, उससे भी वेल्डिंग होती है। आपके जो शिप्स होते हैं ना, उन पर जो क्लैडिंग की जाती है, दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ द एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ द एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। हम ऐसे ऐसे वेल्डिंग के एग्जांपल्स लेंगे जो आपने एक्चुअली में देखे हैं और उनको याद रखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे मैंने आपको एलपीजी सिलेंडर का एग्जांपल दिया कि उसकी भी वेल्डिंग होती है, तो आपको उसको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं आपको देता हूं रेल्स को, दो रेल्स को आपस में जोड़ने के लिए हम जो वेल्डिंग यूज में लेते हैं, उसको भी आपने करते हुए देखा है, उसको भी याद रखने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। एक्सप्लोजिव के बाद सर कौन सी होती है? सर एक्सप्लोजिव के बाद होती है फोर्ज वेल्डिंग। विच वेल्डिंग? फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग के बाद कौन सी होती है? फोर्ज वेल्डिंग के बाद होती है डिफ्यूजन। कौन सी होती है? डिफ्यूजन वेल्डिंग होती है। फोर्थ नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो फोर्थ नंबर पे जो वेल्डिंग होती है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। उसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन वेल्डिंग। एंड फिफ्थ नंबर की अगर मैं बात करूं तो उसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक। कौन सी वेल्डिंग कहते हैं? अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग कहते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में हम यूज करते हैं हाई एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में हम क्या यूज करेंगे? अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में हम यूज करेंगे हाई एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। नाउ लेट्स कम टू द लिक्विड स्टेट। लेट्स कम टू द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में जो वेल्डिंग होती है वो आपने 3-4 तो वेल्डिंग होते हुए जरूर देखा है। ठीक है, लिक्विड स्टेट में जो फर्स्ट टाइप होता है वेल्डिंग का, उसे हम कहते हैं आर्क वेल्डिंग। कौन सी वेल्डिंग? आर्क वेल्डिंग। लिक्विड स्टेट में जो फर्स्ट टाइप होता है वेल्डिंग का, उसे हम कहते हैं आर्क वेल्डिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। सेकंड टाइप की वेल्डिंग में आपने कॉलेज में देखा है, दैट इज नोन एज ए रेजिस्टेंस वेल्डिंग। दैट इज नोन एज ए रेजिस्टेंस वेल्डिंग। और जो थर्ड टाइप की होती है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। दैट इज केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग। केमिकल रिएक्शन के कारण जो वेल्डिंग होती है उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग। केमिकल रिएक्शन किन वेल्डिंग्स में होती है, अभी भी हम उस पर आने वाले हैं। पहले हम आते हैं आर्क में। तो मतलब ऐसा कौन सा वेल्डिंग है जिसमें विद द हेल्प ऑफ आर्क दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है? मतलब कहां पर आर्क प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एक तो वर्ड होता है आर्क, एक होता है स्पार्क। दोनों में मैं अभी डिफरेंस बताने वाला हूं। तो एक तो होता है वर्ड, क्या होता है बताइए, मैंने अभी सुना है आर्क, और दूसरा कौन सा होता है? स्पार्क होता है। तो जो आर्क होता है उसके भी आगे कई टाइप्स होते हैं, उसके भी आगे कई टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग की, जो आर्क वेल्डिंग होती है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें जो फर्स्ट टाइप की होती है वो होती है फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग। फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग। फर्स्ट टाइप की वेल्डिंग क्या होती है? फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग।
फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग, माइक का प्रॉब्लम है थोड़ा। जो फर्स्ट टाइप की जो वेल्डिंग होती है उसे हम कहते हैं फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग, ठीक है। जो सेकंड टाइप की जो वेल्डिंग होती है उसे हम कहते हैं शील्डेड गैस, शील्डेड गैस आर्क वेल्डिंग, उसे हम क्या कहते हैं, शील्डेड गैस आर्क वेल्डिंग। जो थर्ड टाइप की होती है, एक तो होती है आपकी फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग, एक होती है आपकी शील्डेड गैस आर्क वेल्डिंग, एक होती है आपकी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। एक क्या होती है आपकी सबमर्ज्ड आर्क। अभी आपको ये सभी नाम नए नए लग रहे होंगे और ऐसा लग रहा होगा कि इतने सारी वेल्डिंग हमें पढ़नी पड़ेगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सारी वेल्डिंग पढ़ेंगे। शील्डेड गैस आर्क वेल्डिंग में कौन सी होती है वो देखेंगे। शील्डेड गैस आर्क वेल्डिंग में आपके 3 टाइप की वेल्डिंग हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे टिग वेल्डिंग, दूसरी हम पढ़ेंगे मिग वेल्डिंग और तीसरी हम पढ़ेंगे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। ये आर्क में ही है, टिग में भी आर्क प्रोड्यूस होगी, मिग में भी आर्क प्रोड्यूस होगी, PAW पा में भी आर्क प्रोड्यूस होगी। इसमें तो आर्क नाम ही आ रहा है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, इसमें भी नाम आर्क आ ही रहा है फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग। तो ये जो आर्क वेल्डिंग है ना, इसमें हम कितने पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 टाइप्स की आर्क वेल्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। कितने टाइप्स की, 5 टाइप्स की आर्क वेल्डिंग हम पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं लिक्विड प्लस सॉलिड स्टेट की, किसकी, लिक्विड प्लस सॉलिड स्टेट की, तो उसमें देखिए हम क्या पढ़ेंगे। अगर इसमें हम बात करते हैं तो इसमें जो आपका फर्स्ट टाइप का जो वेल्डिंग होगा वो होगा आपका सोल्डरिंग। वो क्या होगा आपका, सोल्डरिंग। क्लियर है। सेकेंड टाइप का जो वेल्डिंग होगा वो हम पढ़ेंगे इसमें ब्रेजिंग। क्या पढ़ेंगे, ब्रेजिंग। सो हम इतने टाइप्स की वेल्डिंग पढ़ेंगे, देख लीजिए। टोटल आप काउंट कर सकते हैं, दीज आर द 5 6, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे हम पढ़ने वाले, बहुत सारी वेल्डिंग्स पढ़ने वाला है। सर केमिकल रिएक्शंस में, हाँ केमिकल रिएक्शंस में भी होती है, बता देता हूं आपको। चलो मैं केमिकल्स रिएक्शन में जो होती है वो देखिए वो कौन सी होती है। केमिकल रिएक्शंस में होती है आपके ऑक्सी, तो इसको अपने शॉर्ट में लिखते हैं गैस वेल्डिंग। क्या बोलते हैं हम इसे, गैस वेल्डिंग। और एक होती है आपके थर्मिट वेल्डिंग। कौन सी होती है, थर्मिट वेल्डिंग। सो दिस इज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ योर वेल्डिंग प्रोसेस। दिस इज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन। इसमें आपके सारे के सारे वेल्डिंग प्रोसेस आगे हमें क्या क्या पढ़ना है सर, हमें पढ़ना है आपका एक्सप्लोजिव वेल्डिंग भी पढ़ना है, हमें पढ़ना है फोर्स वेल्डिंग पढ़ना है, हमें डिफ्यूजन पढ़ना है, हमें फ्रिक्शन पढ़ना है, हमें अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग भी पढ़ना है। हमें आर्क वेल्डिंग में कौन कौन सी वेल्डिंग पढ़नी है सर, हमें आर्क वेल्डिंग में फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग पढ़नी है, हमें सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग पढ़नी है, प्लस हमें क्या पढ़ना है, टिग वेल्डिंग पढ़ना है, मिग वेल्डिंग पढ़ना है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग पढ़ना है। साथ ही साथ हमें क्या पढ़ना है, साथ ही साथ हमें जो गैस वेल्डिंग होती है वो पढ़नी है। दिस इज द गैस वेल्डिंग, हमें गैस वेल्डिंग पढ़नी है। एक हमें पढ़नी है थर्मिट वेल्डिंग। क्या पढ़नी है हमें, थर्मिट वेल्डिंग पढ़नी है। दिस इज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ योर वेल्डिंग प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड। ये आपका क्या था, वेल्डिंग प्रोसेस का क्लासिफिकेशन था। अब मैं आपको वेल्डिंग से रिलेटेड कुछ और टर्म से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है, तो थोड़ा सा उसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि उन टर्म से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सो एवरीथिंग आई एम रिटन ऑन योर बोर्ड इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं बार बार कहना ये नहीं चाहता कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो अब सब इंपॉर्टेंट है। जो अब पढ़ने वाले ना वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वेल्डिंग सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आते हैं इट विल बी डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन। तो अब मैं कुछ नहीं कहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप आपको थोड़ा सा इरिटेशन लगता होगा कि मैं ये बार बार कह देता हूं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो सब इंपॉर्टेंट है। क्या है, सब इंपॉर्टेंट है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको कितना रिवीजन की जरूरत है। सो नाउ लेट्स कम टू द वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी। वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें जो डिफरेंट वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं उनमें जो डिफरेंट टर्म्स यूज में ली जाती है उसे हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी ये बात, अगर आपने इस चीज को ध्यान से नहीं सुना तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्या हो जाएगा, कंफ्यूज, क्योंकि इसमें कुछ सिमिलर टर्म्स भी आ रही है। क्या आ रही है, सिमिलर टर्म्स। एक जैसा दिखेगा लेकिन होगा दोनों अलग अलग, एक जैसा दिखेगा लेकिन होगा दोनों अलग अलग। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट, दैट इज द बट जॉइंट। दैट इज बट जॉइंट, उसे देखेंगे हम। This is the butt joint. This is the butt joint. अब इस butt joint में क्या है, देखिए इस butt joint में हमने क्या किया है, वेल्डिंग किया है। क्या किया है, वेल्डिंग किया है। और इस
पार्ट को, ये देखो इसको मैं अब हैचिंग कर रहा हूँ, ये मैं हैचिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं हैचिंग कर रहा हूँ, इसको मैंने डार्क ब्लैक कलर का कर दिया है। किसका कर दिया है? डार्क ब्लैक कलर का कर दिया है। ध्यान से देखिएगा इसको, दिस इज द डार्क ब्लैक कलर, दिस इज द डार्क ब्लैक कलर। ये जो डार्क ब्लैक कलर है इसे हम कहते हैं वेल्ड पूल। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वेल्ड पूल। क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे वेल्ड पूल। सर वेल्ड पूल क्या होता है? वेल्ड पूल क्या होता है? दो वर्कपीस के जुड़ने से पहले, बिफोर जॉइनिंग द टू वर्कपीसेस, उनके बीच में जो लिक्विड मेटल होता है उसे हम कहते हैं वेल्ड पूल। उसे हम क्या कहते हैं? वेल्ड पूल कहते हैं। सो वेल्ड पूल इज द अमाउंट ऑफ द लिक्विड मेटल बिफोर जॉइनिंग द टू वर्कपीसेस। Very easy. Amount of liquid metal before joining the two workpieces is known as a weld pool. Now come to the again similar type of the term, but it is different from that one. And what is this term? This term is the weld bead. This term is the weld bead. अब जो ये दो वर्कपीस है मैंने इनको जोड़ा है और देखो ये है आपका वेल्ड बीड। This is your weld bead. अब वेल्ड बीड को मैं हैचिंग से शो कर रहा हूँ। किससे शो कर रहा हूँ? हैचिंग से शो कर रहा हूँ। दिस इज द वेल्ड बीड। दोनों दिखते हैं एक से हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। दोनों दिखेंगे तो एक जैसे, लेकिन दोनों में क्या है? डिफरेंस है। दिस इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड मेटल बिफोर जॉइनिंग द वर्कपीस। ये दोनों वर्कपीस के जुड़ने से पहले उनके बीच में जो लिक्विड मेटल है वो होता है आपका वेल्ड पूल। लेकिन वेल्ड बीड क्या होता है? वेल्ड बीड होता है अमाउंट ऑफ मेटल एडेड इन सिंगल पास। सिंगल पास में जो आपका अमाउंट होता है उसे हम कहते हैं वेल्ड बीड। उसे हम क्या कहते हैं? वेल्ड बीड। वेरी गुड सर, ये तो हमें समझ भी आ गया। व्हाट इज द वेल्ड बीड? वेल्ड इज द अमाउंट ऑफ द मटेरियल विच इज एडेड इन द वर्कपीस इन सिंगल पास इज नोन एज ए वेल्ड बीड। अमाउंट ऑफ द मेटल विच इज एडेड इन ए सिंगल पास इन द वर्कपीस इज नोन एज ए वेल्ड बीड। वेरी गुड सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसी को वापस यूज कर रहा हूँ थोड़ा इनलार्ज करके। अब मैं इस वेल्ड बीड के बारे में कुछ देखना चाहता हूँ। ये वेल्ड बीड एक्चुअली में है क्या, देखेंगे इसको। हमने जो जॉइंट बनाया था ये कौन सा जॉइंट है? सर ये तो बट जॉइंट है। और बट जॉइंट में देखो आपने जो ये वेल्ड बीड बनाया है इसके दो पार्ट है। एक तो पार्ट है इसके ऊपर वाला और एक पार्ट है इसके अंदर वाला। एक तो पार्ट है इसके ऊपर वाला और एक पार्ट है अंदर वाला। ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज ब्लू कलर पार्ट। ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज ब्लू कलर पार्ट। अंदर वाला जो पार्ट है उसको मैं दिखा रहा हूं रेड कलर का पार्ट। किसका पार्ट? रेड कलर का। दिस इज द रेड कलर पार्ट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्वेश्चन छुपे हैं। सो जो ब्लू कलर वाला है ना उसे हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट। उसे हम क्या कहते हैं? रीइंफोर्समेंट कहते हैं। ठीक है, और जो आपका रेड कलर वाला पार्ट है, और जो आपका रेड कलर, कौन सा सर? रेड कलर वाला। अरे रेड कलर वाला जो पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे सर? उसे हम कहेंगे पेनिट्रेशन। उसे हम कहेंगे पेनिट्रेशन। उसे हम क्या कहेंगे? पेनिट्रेशन। उसे हम क्या कहेंगे? पेनिट्रेशन। बिल्कुल आसान है, डेफिनेशन बना दो यहीं से डेफिनेशन बना दीजिए। रीइंफोर्समेंट की डेफिनेशन क्या होगी? अमाउंट ऑफ द मेटल जो आपका वर्कपीस के ऊपर से प्रोजेक्टेड है, जो आपका वर्कपीस से क्या है? बाहर की ओर है, उसे हम कहेंगे रीइंफोर्समेंट। और अमाउंट ऑफ मेटल, जो अमाउंट ऑफ बीड मेटल जो कि आपके वर्कपीस के अंदर पेनिट्रेटेड है, उसे हम कहेंगे पेनिट्रेशन। सो नाम से ही समझ आ गया कि जो अंदर की तरफ है, कहां है? अंदर की तरफ है, उसे हम कहेंगे पेनिट्रेशन। और जो सरफेस से बाहर की तरफ है उसे हम क्या कहेंगे? रीइंफोर्समेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? रीइंफोर्समेंट। सर यहां तक अब हमारा क्या कंप्लीट होता है? बट जॉइंट कंप्लीट होता है, लेकिन एक छोटी सी चीज रह रही है, दैट इज रूट गैप। अगर आप कोई दो वर्कपीस को जोड़ना चाहते हो तो आप उसको कुछ इस तरीके से रखते हो। ज्वाइनिंग करने से पहले, बिफोर वेल्डिंग, आप उसको कैसे रखते हो वो मैं बता रहा हूं। ऐसे रखते हो कुछ, ठीक है। तो इनके बीच में जो ये गैप होता है, उस गैप को हम कहते हैं रूट गैप। तो ये जो गैप होता है इसे हम कहते हैं रूट गैप। क्या कहते हैं? रूट गैप। रूट गैप इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्कपीसेस बिफोर जॉइनिंग। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्कपीसेस बिफोर जॉइनिंग और बिफोर वेल्डिंग। और ये जो रूट वाला जो पार्ट होता है ना, यहां पर आपको कहां नजर आ रहा है रूट का पार्ट? ये वाला। दिस इज द रूट। ये जो रूट होता है ना, ये आपका जो वेल्ड बीड होता है ना उसका वीकेस्ट पोर्शन होता है।
वेल्ड बीड का जो वीकेस्ट पोर्शन होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, रूट। आपने डायलॉग सुना होगा ना, जड़ से उखाड़ देंगे, तो जड़ मतलब वो वीकेस्ट पोर्शन है। अगर हमने उसको रूट से क्या किया, उखाड़ दिया, तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो रूट इज द वीकेस्ट पोर्शन ऑफ योर वेल्ड बीड। वेल्ड बीड का वीकेस्ट पोर्शन क्या होगा, रूट होगा। दिमाग में घुसा लेना इस चीज को, ठीक है, याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीकेस्ट पोर्शन ऑफ द वेल्ड बीड, वीकेस्ट पोर्शन ऑफ द वेल्ड बीड, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पीसेस बिफोर जॉइनिंग। ये क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द लैप जॉइंट। लैप जॉइंट चलो नहीं करते हैं, लैप जॉइंट में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा ही सिस्टम रहता है उसमें। लैप जॉइंट का मैं डायग्राम आपको बना देता हूं कि लैप जॉइंट एक्चुअली में होता कैसा है। ठीक है, लैप का मतलब क्या होता है, ओवरलैप। लैप का मतलब क्या होता है, ओवरलैप। और लैप जॉइंट में क्या होगा, एक वर्कपीस ऐसे ऊपर होगा और दूसरा वर्कपीस क्या होगा, ऐसे नीचे की तरफ होगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द लैप जॉइंट। तो यहां पर आपका वेल्ड बीड बन जाएगा और यहां पर आपका क्या बन जाएगा, वेल्ड बीड बन जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज नोन एज ए लैप जॉइंट। कैसा जॉइंट है, लैप जॉइंट है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब तो समझ में आ गया होगा कि लैप जॉइंट क्या होता है। अब मैं बात करता हूं एल जॉइंट की, किसकी, एल जॉइंट की। सो दिस इज द एल जॉइंट। यह आपका एक वर्कपीस है, ठीक है, और इस वर्कपीस के राइट एंगल पर मैंने क्या किया, एक दूसरा वर्कपीस वेल्ड कर दिया है। दिस इज द सेकंड वर्कपीस, दिस इज द सेकंड वर्कपीस। ध्यान से सुनेंगे इन चीजों को, ठीक है। दिस इज द सेकंड वर्कपीस, बहुत काम आने वाली चीजें हैं। यहां पर मैंने इसको क्या कर दिया है, वेल्ड कर रहा है। क्या किया है, वेल्ड। तो जब मैं इसको वेल्ड करता हूं तो देखो आपको ये पोर्शन किस तरीके से नजर आएगा, कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है ये आपका पोर्शन आपको, ठीक है। दिस इज योर वर्कपीस, दिस इज योर वर्कपीस। और आपने इसको यहां पर क्या किया है, वेल्ड किया है। तो वेल्ड करोगे तो एक वेल्ड बीड बनेगी। और वेल्ड बीड किस तरीके की बनेगी, देखो इस थोड़ा सा इंक्लाइन तरीके की बनेगी। अब मैं ये वाली लाइन हटा रहा हूं, दिस विल बी द वेल्ड बीड, दिस विल बी द वेल्ड बीड। तो ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये वेल्ड बीड है, ये क्या है, वेल्ड बीड। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को आप राइट एंगल पर ज्वाइन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, राइट एंगल पर ज्वाइंट कर सकते हो। सो दिस इज द वेल्ड बीड, दिस इज द वेल्ड बीड। क्लियर है, बिल्कुल सर, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। ये जो ऊपर वाला जो आपको सरफेस नजर आ रहा है ना वेल्ड बीड का, जो टॉप वाला जो सरफेस है वो जो आपको नजर आ रहा है उसे हम कहते हैं वेल्ड फेस। उसे हम क्या कहते हैं, वेल्ड फेस कहते हैं। सो ये जो सरफेस है जो आपको नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं वेल्ड फेस कहते हैं। क्या कहते हैं, वेल्ड फेस। समझ गया ना, वेल्ड फेस, दिस इज द वेल्ड फेस। इसमें आपको नजर नहीं आएगा वेल्ड फेस, ये जो बाहर की तरफ है और इसके जो ऊपर वाला जो सरफेस है इसे हम कहते हैं वेल्ड फेस। दिस इज द वेल्ड फेस। बिल्कुल आसान है, समझ आ गया है, बिल्कुल मुझे पता है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द जंक्शन बिटवीन द वेल्ड फेस एंड द वर्कपीस। The junction between the weld face and workpiece, the junction between the weld face and workpiece, the junction between the weld face and the workpiece, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टॉय। इसे हम क्या कहते हैं, टॉय कहते हैं। दिस इज द टॉय, दिस इज द टॉय। और क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है कि व्हाट इज द टॉय। टॉय इज द जंक्शन बिटवीन द वेल्ड फेस एंड द वर्कपीस, वेल्ड फेस एंड द वर्कपीस। अब आप मुझे खुद बताएंगे सर यहां पर रूट कहां है, दिस इज द रूट, दिस इज द रूट, दिस इज द रूट, दिस इज द रूट। अगर मैं बात करता हूं सर इसके बीड की स्टडी करने के लिए, तो इसकी बीड को मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा बड़ा कर रहा हूं। बीड को क्या कर रहा हूं, इसकी मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं। वेल्ड बीड को जब मैं बड़ा करूंगा तो लैप जॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेल्ड बीड को जब मैं बड़ा करूंगा तो देखो वो कैसा नजर आएगा। दिस इज योर वेल्ड बीड। ये वेल्ड बीड कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। हाँ सर, ट्राइंगुलर नजर आ रहा है, हालांकि ये थोड़ा कर्व होता है लेकिन हमें थोड़ा सा टर्न समझनी है। इस सरफेस को हम क्या कहते हैं सर, इस सरफेस को हम कहते हैं वेल्ड फेस कहते हैं। बिल्कुल सर। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं सर रूट कहते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि रूट और वेल्ड फेस के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या होगी। जो रूट और जो आपका ये जो वेल्ड फेस है इसके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है जो ब्लैक कलर की है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रूट एंड द वेल्ड फेस इज नोन एज ए थ्रोट, इज नोन एज ए थ्रोट। आपका जो ये वाला जो जॉइंट फेल होगा ना, ये कहां से फेल होगा, थ्रोट से फेल होगा। कहां से फेल होगा सर, थ्रोट से फेल होगा। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रूट एंड द वर्कपीस इज नोन एज ए थ्रोट। तो आपको पता होना चाहिए कि थ्रोट क्या होता है।
आपको पता होना चाहिए कि थ्रोट क्या होता है। तो थ्रोट होता है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रूट एंड द वेल फेस, और जो आपका ये वाला जो जॉइंट फेल हो रहा है दैट इज द 90 डिग्री एंगल जॉइंट, और ये जो एंगल जॉइंट फेल होगा ये कहां से फेल होगा, थ्रोट से फेल होगा। जिस प्लेन के अलोंग ये फेल होगा ना उसे हम कहेंगे थ्रोट, उसे हम क्या कहेंगे, थ्रोट कहेंगे। तो यहां तक आपको सारी डेफिनेशन आई होप याद हो चुकी होगी, यहां तक आपको सारी डेफिनेशन क्या हो चुकी होगी, याद हो चुकी होगी। तो अब हम बढ़ने वाले हमारे फर्स्ट वेल्डिंग प्रोसेस पर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्डिंग प्रोसेस दैट इज द आर्क वेल्डिंग, दैट इज द आर्क वेल्डिंग। ये सारी वेल्डिंग टर्म्स आपको याद रखनी है, कौन सी चीज क्या होती है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, एक्चुअल में वो फिजिकली कहां पर प्रेजेंट होती है वो भी आपको याद होनी चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द फर्स्ट वेल्डिंग प्रोसेस दैट इज द आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, that is the arc welding process, this is the arc welding process। तो अब मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूं आर्क और स्पार्क में, ध्यान से सुनिएगा। कोई नहीं बताता ये स्पार्क और आर्क में डिफरेंस, और पता भी नहीं होता है, किसी को नहीं पता होता है और कोई भी नहीं बताता है। तो आपको ध्यान से सुनना है और आपको सभी को बताना है कि आर्क और स्पार्क में क्या डिफरेंस होता है। आपने घर में जो एक गैस लाइटर यूज में किया था, आपके घर में सभी के पास गैस है, उसमें आपने एक लाइटर यूज करते हो उस गैस में फ्लेम को लगाने के लिए, तो उस लाइटर में जो प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं स्पार्क, उसे हम क्या कहते हैं, स्पार्क कहते हैं। पेट्रोल इंजन में पेट्रोल को इग्नाइट करने के लिए आप जो यूज में लेते हो उसे हम कहते हैं स्पार्क। और स्पार्क जब प्रोड्यूस होती है वो कितने टाइम के लिए होती है सर, बहुत ही कम टाइम के लिए होती है, बस नजर आती है और गायब हो जाती है, नजर आती है और गायब हो जाती है। लेकिन जो आर्क होती है ना ये स्पार्क ही है, लेकिन ये क्या होती है, लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू रहती है, लॉन्ग टाइम तक क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है। और ये सर प्रोड्यूस होती है, इसका आपने एग्जांपल देखा है, जब भी तूफान आते हैं तो जो वायर्स होते हैं आपके पोल्स पर वो आपस में टच होते हैं, तो जब भी वो आपस में टच होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, और जैसे ही उनके बीच में कॉन्टैक्ट ब्रेक होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो कुछ ना कुछ क्या प्रोड्यूस होती है सर, स्पार्क्स प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, स्पार्क्स प्रोड्यूस होती है, क्या, स्पार्क। ठीक है, अब देखिए उनमें क्या डिफरेंस है कि जैसे ही आपने कांटेक्ट में लाए और दूर किए तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की जंप होंगी और पॉजिटिव आयंस की जंप होगी और दोनों आपस में टकराएंगे। इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर से पॉजिटिव आयंस आएगा, दोनों आपस में टकराएंगे, स्पार्क प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, स्पार्क प्रोड्यूस होगी। अब मैंने इनको ज्यादा दूर कर दिया, जब मैंने इनको ज्यादा दूर कर दिया तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन आएगा और यहां से जो पॉजिटिव आयन आएगा दोनों आपस में टकरा नहीं पाएंगे, और टकरा नहीं पाएंगे तो क्या प्रोड्यूस नहीं होगी, स्पार्क नहीं प्रोड्यूस होगी। तो कंटिन्यूअसली स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए क्या जरूरी है, दोनों का टकराव होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन्स का और पॉजिटिव आयंस का दोनों का क्या होना जरूरी है, कोलिजन होना जरूरी है। और कोलिजन को हम रोक कैसे सकते हैं, दोनों के बीच में गैप बढ़ाकर, दोनों वायर्स के बीच में क्या कर गैप बढ़ाकर। तो जैसे हम दोनों वायर्स के बीच में गैप बढ़ाएंगे कोलिजन रुक जाएगा और कोई भी आपके स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होगी। जैसे ही आपने ब्रेक किया था स्पार्क प्रोड्यूस हुई, और आपने क्या किया, इनका कांटेक्ट ऐसे ही मेंटेन कर रखा है कि स्पार्क कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रही है, और अगर वो स्पार्क कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रही है उसे ही हम कहते हैं आर्क, उसे ही हम क्या कहते हैं, आर्क। तो आर्क को मेंटेन रखने के लिए एक कांस्टेंट डिस्टेंस की जरूरत होती है ताकि आपके इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस आपस में कोलाइड करें और कुछ ना कुछ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो, कुछ ना कुछ क्या प्रोड्यूस हो, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो। और उस डिस्टेंस को जो हम मेंटेन रखते हैं उसे हम कहते हैं आर्क लेंथ, उसे हम क्या कहते हैं, आर्क लेंथ कहते हैं। अब ध्यान से समझना, अब आपको प्रिंसिपल बिल्कुल समझ आ जाने वाला है। अब मैं बात कर रहा हूं वर्कपीस की, किसकी बात कर रहा हूं, वर्कपीस। और इस वर्कपीस को आप विद द हेल्प ऑफ द आर्क वेल्डिंग जॉइंट करना चाहते हो, इन दोनों को जोड़ना चाहते हो। तो आपके पास एक वर्कपीस है और आपके पास एक इलेक्ट्रोड, क्या है, इलेक्ट्रोड, दिस इज द इलेक्ट्रोड। और आपके पास है एक पावर सोर्स, क्या है, पावर सोर्स, दिस इज द पावर सोर्स। बेसिक डायग्राम, पावर सोर्स। अब आप क्या करते हो, आप इस इलेक्ट्रोड को पावर सोर्स के एक टर्मिनल से ज्वाइन कर देते हो, वर्कपीस को भी पावर सोर्स के एक टर्मिनल से क्या कर देते हो, ज्वाइन कर देते हो। ये लो आपको आर्क वेल्डिंग का सेटअप मिल चुका है। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें पावर सोर्स होता है, इलेक्ट्रोड होता है और वर्कपीस होता है। दिस इज द इलेक्ट्रोड, दिस इज द इलेक्ट्रोड। नाउ कम टू द साइंस बिहाइंड द आर्क वेल्डिंग। इसके पीछे की साइंस क्या है वो जानते हैं। अगर आपने उसके साइंस को जान लिया ना तो इसके सारे क्वेश्चन आप कर दोगे, सारे के सारे क्वेश्चन कर दोगे, मेरे बोलने से पहले आप आंसर दोगे। ध्यान से सुनिए,
सपोज मैं क्या करता हूं, आर्क को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ता हूं। किससे जोड़ता हूं? पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ता हूं, और वर्कपीस को मैं नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ता हूं। तो दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो किस पोलरिटी से किस पोलरिटी होता है, कहां से कहां होता है? हमने क्या किया है इन द इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज, हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोड को एनोड बनाया है और वर्कपीस को हमने क्या बना दिया सर, कैथोड बनाया है। अब आप मुझे एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होता है? एनोड से कैथोड होता है या कैथोड से एनोड होता है? सर समझ नहीं आ रहा, हमने पढ़ा तो कुछ है लेकिन अब हम कंफ्यूज हो गए हैं। आपने पूछा है तो कुछ ना कुछ इसमें झोल होगा। बिल्कुल, इसमें आपको ध्यान रखना है सिर्फ एक ही फंडा कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है आपका कहां से फ्लो होता है, बताइए मुझे। करंट आपका फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट आपका फ्लो कहां होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाई पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आता है आपका करंट, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। प्लस से कहां आता है? माइनस। बस ये याद हो गया सर। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अब तो हम बता देंगे, करंट फ्लो होने की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो करंट अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव आएंगे। वेरी गुड, ये रही साइंस। इसमें देखिए अब क्या होने वाला है। जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा दैट विल बी फ्रॉम वर्कपीस टू इलेक्ट्रोड, वर्कपीस टू इलेक्ट्रोड, वर्कपीस टू इलेक्ट्रोड, वर्कपीस टू इलेक्ट्रोड, वर्कपीस टू इलेक्ट्रोड। वेरी गुड सर। नाउ कम टू द पॉजिटिव आयन। सर इसमें क्या बड़ी बात थी, ये तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे। तो ये लो, दिस इज योर पॉजिटिव आयंस, दिस इज योर पॉजिटिव आयंस फ्रॉम प्लस टू माइनस, दीज आर योर पॉजिटिव आयंस, दीज आर योर पॉजिटिव आयंस। अब आप मुझे एक बात बताइए कि इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है वो ज्यादा होता है या पॉजिटिव आयंस का? सर यहां डायग्राम में देखने से पता चल रहा है कि ऊपर तो जा रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन और आ रहे हैं पॉजिटिव 2 ही। अरे ये गिनती नहीं है, इट इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन दैट इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर होती है वो ज्यादा होती है और पॉजिटिव आयंस की नंबर कम होती है। चलो कोई बात नहीं सर, मान लिया। अब इनके ज्यादा कम होने से क्या फर्क पड़ेगा? अब एक बात बताओ मुझे, आपका जो इलेक्ट्रोड है उस पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाके टकरा रहे हैं और आपके वर्कपीस बहुत कम पॉजिटिव आयंस होकर टकरा रहे हैं, तो ज्यादा कोलिजन किस पर हो रहा है? सर इलेक्ट्रोड पर हो रहा है। किस पर हो रहा है? इलेक्ट्रोड पर। तो सबसे ज्यादा जिस पर कोलिजन होता है ना, तो सबसे ज्यादा उस पर हीट प्रोड्यूस होती है। सबसे ज्यादा हीट कहां प्रोड्यूस होगी? सर इलेक्ट्रोड पर प्रोड्यूस होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोड को हमने एनोड बनाया है और एनोड पर जाके कौन टकराते हैं? सर इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। कौन टकराते हैं? इलेक्ट्रॉन। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ कम टू द किस पर कम हीट प्रोड्यूस होने वाली है। तो हम बात करते हैं वर्कपीस पर कम आपकी जो हीट है वो प्रोड्यूस होने वाली है। और क्यों होने वाली है? वर्कपीस पर कम हीट इसलिए प्रोड्यूस होती है क्योंकि इस पर कम पॉजिटिव आयंस आके टकराते हैं, लेकिन हीट तो प्रोड्यूस होगी ही होगी। तो अगर मैं बात करता हूं टोटल हीट अगर 100 जूल है, लेट्स से एग्जांपल, तो 66% यहां पर प्रोड्यूस होगी और 33% आपके वर्कपीस पर प्रोड्यूस होगी। तो कहने का मतलब है कि अगर टोटल हीट H है तो H का जो 2/3 पार्ट होगा, H का जो 2/3 पार्ट होगा वो एनोड पर होगा और उस H का जो 1/3 पार्ट होगा वो कहां होगा? सर कैथोड पे होगा। क्या बात बता दी सर? जिसको पॉजिटिव बनाएंगे उस पर ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, इतना याद रख लीजिए। साइंस क्या है? साइंस है कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होता है और पॉजिटिव आयंस का नंबर कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव पर ज्यादा हीट, और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो जाते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो नेगेटिव पर कम हीट। इसलिए हमेशा हमें जहां पर हीट ज्यादा प्रोड्यूस करनी है उसे हम क्या बना देंगे? पॉजिटिव। अगर आपको इलेक्ट्रोड पर ज्यादा हीट प्रोड्यूस करनी है तो इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बनाओ। अगर आपको वर्कपीस पर ज्यादा हीट प्रोड्यूस करनी है तो आप किसको पॉजिटिव बनाओ? वर्कपीस को पॉजिटिव बनाओ। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इफ यू आर यूजिंग द AC करंट, if you are using the AC supply, then what will happen? AC सप्लाई में क्या होता है? कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, कोई पोलैरिटी नहीं होती है। तो इसमें अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट साइकिल की, सेकंड साइकिल की, थर्ड साइकिल की, अगर मैं बात करता हूं वर्कपीस की और आपके इलेक्ट्रोड की, तो देखो क्या हो रहा है। फर्स्ट साइकिल में क्या हो रहा है? आपका जो इलेक्ट्रोड था वो पॉजिटिव था, वर्कपीस नेगेटिव था। तो वर्कपीस पर हो रहा था आपके 1/3, इलेक्ट्रोड पर हो रहा था 2/3।
सेकंड साइकिल में क्या होगा, आपका वर्क पीस पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे ही इनकी पोलरिटी चेंज होगी तो ये दोनों भी चेंज हो जाएंगे। सेकंड साइकिल में यहाँ आ जाएगा 2/3, यहाँ आ जाएगा 1/3। थर्ड साइकिल में अगेन यहाँ कौन आ जाएगा 1/3, यहाँ कौन आ जाएगा 2/3। तो ऐसा होता है आपके एसी सप्लाई में, ऐसा होता है आपके एसी सप्लाई में। एसी सप्लाई में एवरी साइकिल में पोलरिटी चेंज होने के कारण क्या होगा, आपके इलेक्ट्रोड पर भी 1/2 हीट प्रोड्यूस होगी और आपके वर्कपीस पर भी 1/2 हीट प्रोड्यूस होगी। सर क्या एसी समझ नहीं आ रहा कि इसमें पोलरिटी क्यों नहीं होती? अरे नहीं होती, आपके घर में जो सप्लाई होती है वो क्या आती है, एसी आती है। चार्जर को चाहे ऐसे डालो चाहे चार्जर को ऐसे डालो, पोलरिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उसकी हर साइकिल में पोलरिटी क्या होती है, चेंज होती है। और हर साइकिल में पोलरिटी चेंज होने के कारण क्या होगा, एसी सप्लाई में, किस सप्लाई में, एसी सप्लाई में। यहां छुपा है एक और कॉन्सेप्ट कि एसी सप्लाई में क्या होगा। एसी सप्लाई में हम क्या करेंगे, एसी सप्लाई को देखते हैं। चलो एसी सप्लाई में क्या होगा, एसी सप्लाई में आपके वर्कपीस पर और आपके इलेक्ट्रोड पर बराबर हीट प्रोड्यूस होगी। 1/2H इस पर भी प्रोड्यूस होगी और 1/2H इस पर भी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हर साइकिल में क्या चेंज हो रही है, पोलरिटी चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है, पोलरिटी। तो सर ऐसा तो हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाओगे? सर अगर हमें किसी को ज़्यादा गर्म करना हो, कहीं पर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करनी हो, तब तो एसी साइकिल बिल्कुल काम नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आने वाली। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम डीसी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डीसी। अगर आपको किसी एक पर हीट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है, वर्कपीस पर करना है या फिर टूल पर करना है, सो यू हैव टू यूज द डीसी सप्लाई, यू हैव टू यूज द डीसी सप्लाई। और नाउ लेट्स कम टू द टाइप ऑफ डीसी आर्क वेल्डिंग। टाइप्स ऑफ डीसी आर्क वेल्डिंग। एसी में तो दोनों पर बराबर होगी, लेकिन डीसी में दोनों पर बराबर नहीं होगी। जो पॉजिटिव होगा उस पर ज्यादा होगी और जो नेगेटिव होगा उस पर क्या होगी, उस पर कम होगी। नाउ कम टू द डीसी आर्क वेल्डिंग। टाइप्स ऑफ डीसी आर्क वेल्डिंग। टाइप्स ऑफ डीसी आर्क वेल्डिंग। अब हम जो सप्लाई देने वाले हैं वो कैसी सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई देंगे। तो इसमें दो टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की। पहला होता है आपके डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी। क्या होता है, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी। और जो सेकंड होता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी। उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी। तो दो टाइप का होगा, एक तो होगा स्ट्रेट पोलरिटी और दूसरा क्या होगा, रिवर्स पोलरिटी। सर क्या इसका कोई और भी नाम होता है? बिल्कुल होता है। सुनिए, अब नाम जब मैं दूसरा बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा इस वेल्डिंग में हो क्या रहा है। नेक्स्ट इज इसी का जो नाम है दैट इज डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड। अब आने वाला है बस नेगेटिव। तो अगर स्ट्रेट पोलरिटी में इलेक्ट्रोड नेगेटिव है तो रिवर्स पोलरिटी में इलेक्ट्रोड क्या होगा, पॉजिटिव। तो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड क्या होगा, पॉजिटिव। बिल्कुल सर, अब तो हमें समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। इलेक्ट्रोड नेगेटिव तो वर्कपीस पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव तो वर्कपीस नेगेटिव। और इसमें क्या चीज है, बिल्कुल कोई चीज नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है। देखो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोड, ये क्या है आपका पावर सोर्स। और इस बार पावर सोर्स कैसा है, डीसी। पावर सोर्स कैसा है, डीसी। यहां पर है आपका वर्कपीस, यहां पर क्या आपका वर्कपीस। दोनों को हमने क्या किया, टर्मिनल से कनेक्ट किया। किससे कनेक्ट किया, टर्मिनल से कनेक्ट किया। स्ट्रेट पोलरिटी में इलेक्ट्रोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमने इलेक्ट्रोड को नेगेटिव से कनेक्ट किया और वर्कपीस को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। दिस इज योर इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड को हमने किससे कनेक्ट किया है, नेगेटिव से किया है। मतलब इलेक्ट्रोड को हमने क्या बनाया है, कैथोड बनाया है। दिस इज योर वर्कपीस एंड दिस इज योर वर्कपीस। और वर्कपीस को हमने क्या किया है सर, पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। और पॉजिटिव का मतलब है कि हमने उसको क्या बनाया है सर, हमने उसको एनोड बनाया है। बिल्कुल सही। सर इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो होते हैं, सर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल मैंने आपको इन डिटेल बताया, अब आप खुद मुझे बताएंगे। सर इलेक्ट्रॉन जाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। वेरी गुड। तो पॉजिटिव आयंस कहां फ्लो होते हैं सर, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो जाते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव,
पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो दीज आर द पॉजिटिव आयंस। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है तो आपके वर्कपीस पर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, पॉजिटिव आयंस का नंबर कम है तो आपके इलेक्ट्रोड पर कम हीट प्रोड्यूस होगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा, नेगेटिव टर्मिनल पर अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव टर्मिनल पर 1/3H हीट प्रोड्यूस होती है, और जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है उस पर 2/3 हीट प्रोड्यूस होती है। टोटल हीट में 1/3 आपकी होगी किस पर, नेगेटिव पर, और 2/3 किस पे होगी, पॉजिटिव होगी। सर ये नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग है, याद नहीं हो रहे, तो आप सिर्फ इतना याद रखो, स्ट्रेट पोलरिटी में वर्कपीस पॉजिटिव होता है। स्ट्रेट पोलरिटी में उल्टा याद रखने का बता रहा हूं, वर्कपीस पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है। अगर आपने तीनों को याद रखने की कोशिश की तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको क्या याद रखना है कि जो स्ट्रेट पोलरिटी होती है उसमें वर्कपीस पॉजिटिव होता है। क्या याद रखना है, वर्कपीस पॉजिटिव होता है, बस इतना याद रखो, बाकी सब इसके उल्टे हो जाएंगे। बाकी सब इसके क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। रिवर्स पोलरिटी में वर्कपीस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। रिवर्स पोलरिटी में वर्कपीस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, देखिए सर इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज योर इलेक्ट्रोड, दिस इज योर इलेक्ट्रोड। नाउ कम टू सर, दिस इज द पावर सोर्स, और पावर सोर्स इस बार हम कौन सा यूज में ले रहे हैं, डीसी यूज में ले रहे हैं। नाउ कम टू द वर्कपीस, दिस इज योर वर्कपीस, दिस इज द वर्कपीस। ओके सर, अब हम क्या कर रहे हैं, सर हमने इसको क्या किया है, टर्मिनल से जोड़ा है, इसको हमने क्या किया है, टर्मिनल से जोड़ा है। सर रिवर्स पोलरिटी में जो वर्कपीस होता है उसे हम नेगेटिव बनाते हैं, मतलब उसको हम कैथोड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, कैथोड बना देते हैं। अगर हमने वर्कपीस को नेगेटिव बनाया है तो आपका इलेक्ट्रोड क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो सर जो इलेक्ट्रोड होगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोड बनेगा आपका पॉजिटिव। तो जब इलेक्ट्रोड पॉजिटिव बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एनोड। उसे हम क्या कहने वाले हैं, एनोड कहने वाले हैं। तो अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो सर अपोजिट होगा। इट विल बी फ्रॉम वर्कपीस टू इलेक्ट्रोड, मतलब जाएंगे कहाँ, कैथोड से एनोड, कैथोड से एनोड, कैथोड से एनोड, कैथोड से एनोड, कैथोड से एनोड। अब जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो कहाँ आएंगे, सर वो आएंगे एनोड से कैथोड, एनोड से कैथोड। दीज आर द पॉजिटिव आयंस। सर जो पॉजिटिव होता है, एनोड होता है, उस पर 2/3 हीट प्रोड्यूस होती है, और जो नेगेटिव होता है उस पर 1/3 हीट प्रोड्यूस होती है। वेरी गुड, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। यहीं से आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सिंप्लीफाइड डायग्राम है और बिल्कुल इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी गई है। समझने में अब जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्या साइंस छुपी है इसमें कि कौन सबसे ज्यादा गर्म होगा और कौन सबसे कम गर्म होगा। ठीक है, तो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ योर डीसी आर्क वेल्डिंग। और डीसी में भी दो होती है, डीसी स्ट्रेट पोलरिटी एंड डीसी रिवर्स पोलरिटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द पेनेट्रेशन। दैट इज द पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन का मतलब होता है कि आपकी जो हीट है वो कितना पेनेट्रेट कर पाएगी, आपकी जो हीट है वो कितना पेनेट्रेट कर पाएगी। अब मैं आपको 3 डायग्राम बना के बता रहा हूं, 3 डायग्राम बना के बता रहा हूं वर्कपीस में। आप उसमें मुझे बताओगे कि अकॉर्डिंग टू द पेनेट्रेशन किसमें हमने स्ट्रेट पोलरिटी यूज में ली है, किसमें हमने रिवर्स पोलरिटी यूज में ली है, और किसमें हमने एसी सप्लाई का यूज किया है। सो दीज आर द 3 वर्कपीसेज जिसमें जो पेनेट्रेशन है वो डिफरेंट होगा। आपको अब बिल्कुल समझ आने वाला है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये सब्जेक्ट। बिल्कुल आसान है, बस देखते जाइए और सुनते जाइए। जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए और जो मैं लिख रहा हूं उसको देखते जाइए। प्लीज फोकस रहिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रहिए। आसपास जो आपके जो भी अवॉइडेंस हो रही है उसको दूर कीजिए। अब मैं पेनेट्रेशन बना रहा हूं। दिस इज द पेनेट्रेशन ऑफ द फर्स्ट वर्कपीस, दिस इज द सेकेंड पेनेट्रेशन ऑफ द वर्कपीस। ध्यान से सुनिए, एक में ज्यादा है, दूसरे में थोड़ा कम है, और तीसरे में सबसे कम है, तीसरे में सबसे कम है। अब बताइए मुझे कि किस में आपकी स्ट्रेट पोलरिटी थी, किस में रिवर्स पोलरिटी थी, और किस में आपकी एसी थी। देखिए जो वर्कपीस होता है उसमें क्या है, इस वर्कपीस में ज्यादा पेनिट्रेशन है, मतलब वर्कपीस में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी।
इस वर्कपीस में कम पेनिट्रेशन, तो मतलब इसमें बिल्कुल कम हीट प्रोड्यूस हुई होगी, और इसमें बीच वाला है तो इसमें मतलब आधी हीट प्रोड्यूस होगी। तो अब तो आइडिया लग ही गया। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में हम यूज कर रहे हैं DCSP, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी। इसमें हम यूज कर रहे हैं डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी। क्या यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी। इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, AC। इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, AC। इसमें क्या होता है, देखिए अगर हम बात करते हैं DCSP की, तो इसमें जो आपका वर्कपीस होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो आपका इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिव होता है। अगर वर्कपीस पॉजिटिव है तो इस पर 2/3 हीट प्रोड्यूस होगी, और इस पर 1/3 हीट प्रोड्यूस होगी। अगर हम बात करते हैं DCRP की, तो इसमें जो वर्कपीस होता है वो नेगेटिव होता है, और जो इलेक्ट्रोड होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर वर्कपीस नेगेटिव है तो उस पर कम हीट प्रोड्यूस होगी 1/3H, इलेक्ट्रोड पर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी 2/3H। इसमें सर बिल्कुल बीच का है, तो इसमें वर्कपीस और आपके इलेक्ट्रोड पर दोनों पर बराबर हीट प्रोड्यूस होगी 1/2H इक्वल्स टू 1/2H। 1/2H इक्वल्स टू 1/2H। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेनेट्रेशन। अकॉर्डिंग टू पेनेट्रेशन आप ये भी बता सकते हो कि आपने किस टाइप के वेल्डिंग प्रोसेस को यूज में लिया है। तो ये चीज भी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ये चीज भी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो आई होप यहां तक आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी, जहां तक आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो अब मैं बात करने वाला हूं आर्क लेंथ की। किसकी बात करने वाला हूं, आर्क लेंथ की। आर्क लेंथ क्या होती है, आर्क लेंथ क्या होती है। सो व्हाट डू यू मीन बाय आर्क लेंथ, व्हाट डू यू मीन बाय आर्क लेंथ। तो देखिए आर्क लेंथ क्या होती है, दिस इज द इलेक्ट्रोड, दिस इज द वर्कपीस, this is the electrode, this is the workpiece, and this is your power source, this is your power source। इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया है, पावर सोर्स के टर्मिनल से जोड़ा, वर्कपीस को पावर सोर्स के टर्मिनल से जोड़ा। यहां पर क्या प्रोड्यूस हो रही है, आर्क प्रोड्यूस हो रही है। क्या प्रोड्यूस हो रही है, आर्क प्रोड्यूस हो रही है। इस आर्क को मेंटेन करने के लिए जो आपके इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं आर्क लेंथ, उसे हम क्या कहते हैं, आर्क लेंथ कहते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आर्क लेंथ। और उस मिनिमम डिस्टेंस से क्या होता है, आर्क मेंटेन रहती है। क्या रहती है, आर्क मेंटेन। इन ऑर्डर टू मेंटेन द आर्क, आर्क लेंथ इज प्रोवाइडेड। In order to maintain the arc, the distance between the electrode and the workpiece is known as a arc length, is known as a arc length। Now मैं बात करने वाला हूँ टाइप ऑफ वर्कपीसेस की। किसकी, टाइप ऑफ वर्कपीस। ठीक है, अब मैं वर्कपीस बनाने जा रहा हूँ। ये वर्कपीस आपका ज्यादा बड़ा है, ये वर्कपीस आपका थोड़ा कम बड़ा है, ये वर्कपीस आपका बिल्कुल थिन है। अब आप मुझे बताएंगे कि किस वर्कपीस की वेल्डिंग किस टाइप की सप्लाई से और किस टाइप की पोलरिटी से करेंगे। एक तो मन में ये चीज आ ही जाना चाहिए कि सर ये बीच वाला है तो इसको तो हमेशा हम AC सप्लाई से ही करेंगे। किससे करेंगे, AC सप्लाई से। नाउ कम टू द दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इसको हम वेल्ड करेंगे DCSP से, क्योंकि इसमें जो वर्कपीस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसको हम वेल्ड करेंगे DCRP से। अभी मैं रीजन पूछूंगा आपसे। इसको हम वर्कपीस को क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। अब रीजन आपको पता चल गया होगा यार कि ये अगर पॉजिटिव है तो आपका वर्कपीस थिक है। वर्कपीस क्या है, थिक, वो उसमें क्या है, थिकनेस ज्यादा है। तो जब वर्कपीस की थिकनेस ज्यादा होगी तो वेल्ड करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, क्योंकि वेल्ड करने के लिए हमें ज्यादा मेटल को मेल्ट करना पड़ेगा। वेल्ड करने के लिए ज्यादा मेटल को यहां पर क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा। यहां पर वेल्ड करने के लिए कम मेटल को मेल्ट करना पड़ेगा। तो जब यहां पर हमें ज्यादा मेटल को मेल्ट करना पड़ रहा है तो यहां पर हमें हीट कंसंट्रेशन वर्कपीस पर ज्यादा देना पड़ेगा, ताकि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट है वो वर्कपीस पर प्रोड्यूस हो। कहां पर प्रोड्यूस हो, वर्कपीस पर। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में अगर हमने वर्कपीस पर ज्यादा हीट दे दी तो वर्कपीस में तो होल प्रोड्यूस हो जाएगा, उसमें तो वेल्डिंग नहीं होगी।
वर्कपीस पर यहाँ कम हीट देनी पड़ेगी। तो वर्कपीस को कम हीट देने का एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है कि हम वर्कपीस को बना दें नेगेटिव और इलेक्ट्रोड को बना दें पॉजिटिव। तो जब हम वर्कपीस को नेगेटिव बनाएंगे तो वर्कपीस पर कम हीट प्रोड्यूस होगी और वो कम हीट ही सफिशिएंट होगी थिनर वर्कपीस को क्या करने के लिए, वेल्ड करने के लिए। तो जो आपका थिक होगा उसके लिए हम यूज में लेंगे क्या, DCSP, और जो आपका थिन होगा उसके लिए हम क्या यूज में लेंगे, DCRP, और जो मीडियम होगा उसके लिए हम क्या यूज में लेंगे, AC सप्लाई यूज में लेंगे। सो राइट नाउ आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।